हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के वीडियो में प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर के आए आपके लिए। देखिए, प्रोबेबिलिटी के हो सकता है बहुत सारे लेक्चर बने, लेकिन जितने भी लेक्चर बने सब देखिएगा, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया है कि जो हमारे वीडियोज हैं ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ये आपको कुछ सिखाने के लिए। और मैं 100% दावा करता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आप 100% मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। हम सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। और हमने हर वीडियो में ये बताया कि अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है या मेहनत कर रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलना, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी होंगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो आप वीडियो को देखिए, इसके बाद लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, ज़रा ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो की तरफ आते हैं। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था, इसके जो पहले वाला लेक्चर था 7th वाला, शायद इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हमने इस टाइप का एक लास्ट में प्रीवियस लेक्चर, इसके पहले वाला जो जस्ट पहले वाला लेक्चर है, उस लेक्चर में हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया है, आपको सॉल्व करके बताया, बिल्कुल सिमिलर। तो ये आप सॉल्व करेंगे 1/6 और 4/5, दो आंसर आएंगे। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी? बी की। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिमिलर। ये हम सॉल्व नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हमने ये वर्क दे दिया आपको पिछले वीडियो में। इसके जस्ट पिछले वीडियो में जो लास्ट में हमने क्वेश्चन बताया है, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में, ये जो लेक्चर इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर आप देखिए जा करके, और उसको लास्ट में देखना, उसका लास्ट जो देखना जहां से द एंड हुआ इसके पिछले वाले लेक्चर का, उसमें बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल सिमिलर। केवल वैल्यू शायद चेंज है, बिल्कुल सिमिलर यही क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल सेम बताया था, बिल्कुल इसी के जैसा बताया था। उसमें इसके जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने लास्ट में वीडियो, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में, इस लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में जो लास्ट में क्वेश्चन बताया था, उसमें दोनों प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। दोनों मीन्स ए की भी प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, बी की। इसमें तो हम केवल बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे, ये आंसर लिखा हुआ है। ये देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ये प्रीवियस वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में छूट गया था। पहले वाले वीडियो में छूट गया था, क्यों? क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था, तो हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब इसको समझिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप समझते हो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझना है। कहा गया है और हमने आपको बता दिया है। उसमें देखिए इसके पहले वाले वीडियो में ये भी क्वेश्चन लिखा था, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पाया था, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। और इसके जैसा एक क्वेश्चन लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हमने सॉल्व करके दिखाया है। उसमें ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, इसमें केवल बी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। ये आंसर लिखा, इसलिए आपको छोड़ दिया। इसमें बोला गया ए एंड बी आर टू स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन ए कॉलेज। हिंदी में समझ लीजिए। देखिए, हमने हर वीडियो में यही बताया कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, भविष्य में मैथ पढ़ना चाहते हैं, चाहे जिस क्लास की मैथ पढ़ें, चाहे जिस कंपटीशन की मैथ पढ़ें, चाहे जिस स्टैंडर्ड की पढ़ें, चाहे जिस प्रोफेशनल कोर्स के लिए पढ़ें, मैथ आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। आप 100% बिल्कुल ये सत्य बात बता रहे हैं, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैथ को इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए, हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। कहा गया ए एंड बी टू स्टूडेंट्स, ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, सीकिंग एडमिशन इज ए कॉलेज। एक कॉलेज में सीकिंग मतलब तलाश में जाते हैं, एडमिशन की तलाश में जाते हैं, एक कॉलेज में एडमिशन की तलाश में जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज सिलेक्टेड, मतलब ए का एडमिशन हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। ए का एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी, ए का एडमिशन हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। ए एंड बी टू स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन ए कॉलेज, मतलब ए और बी एक कॉलेज में एडमिशन की तलाश में जाते हैं। ए और बी एक कॉलेज में एडमिशन की तलाश में जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज सिलेक्टेड इज 0.7, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ए का एडमिशन हो जाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ए का एडमिशन हो जाएगा या हो जाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ए का एडमिशन हो जाता है, ए एडमिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, ए एडमिशन के लिए चयनित कर लिया जाता है, ए एडमिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ये बहुत ही अच्छी चीज। जो बच्चा, सॉरी माइक गिर गया, देखिए एक मिनट बस।
फंस जाता है क्या। देखिए इसमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, बहुत ही अच्छी चीज, बहुत ही अच्छी चीज, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड इज, ये बहुत ही, ये समझ लो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली, देखो ए के सिलेक्ट होने की मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी ए सिलेक्ट हो जाता है, मतलब ए एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वन एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब उनमें से केवल एक, वन ऑफ देम एग्जैक्टली मतलब तथ्यता, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, उनमें से केवल एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, उनमें से केवल एक। बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा है, बहुत गजब का सेंटेंस लिखा है, इसको समझिए। अगर आप, हमने बताया प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सीखना चाहते हो, थोड़ी सी आप मेहनत करिए, बाकी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। अब देखिए कहा गया एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड 0.6, तो कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी इज सिलेक्टेड। बी सिलेक्टेड मतलब बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, बी की प्रोबेबिलिटी बतानी, पीबी, इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी देखिए ये है प्रोबेबिलिटी, बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड 0.6। वन ऑफ देम मतलब उनमें से केवल एक, तो उनमें से केवल एक का मतलब समझते हो, देखो इसका मतलब समझना, प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छे तो मतलब ही नहीं समझ पाते तो लगा नहीं पाते। उनमें से केवल एक सिलेक्ट होता है, मतलब उनमें से केवल एक का एडमिशन होता है, उनमें से केवल एक का एडमिशन होता है, इसका मतलब ये हुआ अगर ए का होता है तो बी का नहीं होगा, या फिर बी का होगा तो ए का नहीं होगा। बहुत गौर से देखिए, वन ऑफ देम का मतलब हुआ अगर ए सिलेक्ट हुआ तो बी सिलेक्ट नहीं होगा, या फिर बी सिलेक्ट होगा तो ए सिलेक्ट नहीं होगा। वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब हुआ अगर ए सिलेक्ट होता है तो बी सिलेक्ट नहीं होगा। एडमिशन के लिए अगर ए सिलेक्ट होता है तो बी सिलेक्ट नहीं होगा, या फिर बी सिलेक्ट होगा तो ए सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे इसको बताओ। ए सिलेक्ट होता है, अगर ए सिलेक्ट होता है तो फिर बी नहीं सिलेक्ट होता है, या फिर ए सिलेक्ट होता है तो बी सिलेक्ट नहीं होता है, पी बी बार, या फिर ऐसे होगा, या फिर बी सिलेक्ट होता है तो ए सिलेक्ट नहीं होता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, कुछ सिखा करके जाने वाला क्वेश्चन, और सीख करके जाइएगा भैया, सीखिएगा जरूर। देखिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, ए सिलेक्ट होगा तो बी नहीं होगा, या फिर बी सिलेक्ट होगा तो ए नहीं होगा। एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब उनमें से केवल कोई एक सिलेक्ट होता है। किस बात के लिए सिलेक्ट होता है, एडमिशन के लिए। उनमें से केवल एक सिलेक्ट होता है, किस बात के लिए, एडमिशन के लिए। उनमें से कोई एक सिलेक्ट होता है, किस चीज के लिए सिलेक्ट होता है, एडमिशन के लिए। उनमें से कोई एक सिलेक्ट होता है, किस चीज के लिए, एडमिशन के लिए। तो उनमें से कोई एक सिलेक्ट होता है, मतलब ए सिलेक्ट होता है तो फिर बी सिलेक्ट नहीं होता, इसीलिए बी बार लिखा है। या फिर या आर अथवा या फिर बी सिलेक्ट होगा तो ए सिलेक्ट नहीं होगा, ए में बार लगा है। देखो ए क्या है, सिलेक्ट होता है, बी में बार लगा मतलब बी सिलेक्ट नहीं होता, या फिर बी सिलेक्ट होता है तो ए सिलेक्ट, क्यों, क्योंकि उनमें से केवल एक ही सिलेक्ट होता है। तो उनमें से केवल एक सिलेक्ट होने का मतलब ए सिलेक्ट होगा तो बी नहीं सिलेक्ट होगा, या फिर बी सिलेक्ट होगा तो ए सिलेक्ट नहीं होगा। बहुत अच्छी चीज दी गई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जरूर लगाएगा इसे, क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए सिलेक्ट होता है तो बी सिलेक्ट नहीं होता, या फिर बी सिलेक्ट होता है तो ए सिलेक्ट नहीं होता। वन ऑफ देम का मतलब उनमें से कोई एक, तो ए होगा, ए का सिलेक्शन होगा तो बी का सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर बी का सिलेक्शन होगा तो ए का नहीं होगा। अब देखिए पी ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, सबको पता है। बी के नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस बी के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको बार बार हर वीडियो में बताएं कि पी बी और प्लस पी बी बार इक्वल टू क्या होगा 1। बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, बी के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए आर मतलब प्लस, आपको बहुत बार बताएं परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में आर मतलब प्लस, पी बी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए 0.6, 1 माइनस पी ए 0.6। अब देखिए पी ए की वैल्यू 0.7, पी ए की वैल्यू 0.7, 1 माइनस पी बी
पीवी की वैल्यू हमें बतानी है, पीवी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस पीवी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस पीए की वैल्यू 0.7, पीए की वैल्यू 0.7, 0.6। देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0.7 का इसमें करेंगे तो 0.7 पीबी, पीबी का 1 में करेंगे तो पीबी का इसमें करेंगे तो चाहे ऐसा देखो, अच्छा देखो 1 में 0.7 ऐसे देखिएगा, 1 में 0.7 पहले माइनस कर दो, 1 में 0.7 माइनस कर दोगे तो 0.3 बचेगा, 0.3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 0.3 पीबी, 0.3 पीबी, 0.3 पीबी। 1 में 0.7 माइनस कर देंगे, 1 में 0.7 माइनस कर देंगे तो 0.3 बचेगा, तो 0.3 पीबी। अब देखिए इन दोनों से पीबी कॉमन कर लो, इन दोनों से पीबी क्या कर लिया जाए कॉमन, माइनस पीबी कॉमन कर लो, माइनस पीबी कॉमन कर लो, माइनस पीबी कॉमन कर लें दोनों से। गौर से देखिएगा इन दोनों से 0.7 का 1 पे मल्टीप्लाई, 0.7 का इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ 1 में इसको माइनस करेंगे 0.3 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दिया ये आया, क्योंकि मैं पीबी की ही वैल्यू बतानी, पीबी की वैल्यू, बस केवल ये गिवन था ये गिवन था। अब देखिए दोनों से पीबी कॉमन कर लिया माइनस का, तो ये प्लस का बचेगा 0.7। जब माइनस कॉमन किया तो यहाँ प्लस बचेगा और यहाँ माइनस आ, देखिए जब माइनस कॉमन किया तो यहाँ पर प्लस बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 0.7, यहाँ माइनस का बचेगा 0.3 इक्वल टू 0.6। अब देखो एक काम करते हैं, 0.7 यहाँ पर बचेगा 0.4, 0.4 तो जाएगा 0.4 पीबी, 0.4 पीबी, 0.6 0.4 पीबी, 0.4 पीबी। देखिए ये 0.6 इस साइड कर दो तो 0.7 माइनस 0.6 इसको उस साइड कर दो, 0.4 पीबी। यहाँ पर बचेगा 0.1, 0.1 कैलकुलेशन देखिएगा 0.1, 0.4 पीबी। अब देखिए पीबी की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 0.1, ये अपान में आ जाएगा 0.4, तो पीबी इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ये आ गई बी की प्रोबेबिलिटी, ये बी की प्रोबेबिलिटी आ गई, किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बी की, और यही पूछी गई थी। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बहुत गजब का क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का है और हर बुक में लगभग एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए, एनसीईआरटी का भी है और अन्य बुकों में भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहा गया द प्रोबेबिलिटीज ऑफ, गौर से देखिएगा इसमें बहुत कुछ इस क्वेश्चन में हम आपको सिखा देंगे, बहुत कुछ। देखिए लिखा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग, बस हमने आपको बताया कि जो हिंदी मीडियम के वो भी इंग्लिश में समझें तभी कुछ कर पाएंगे अगर आगे मैथ पढ़ना चाहते हैं। ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, मतलब एक समस्या को हल करने की प्रोबेबिलिटी बाय ए एंड बी। ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पीए 1/2 और बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पीबी कितना है देखो 1/3। ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पीए कितना है 1/2 और बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पीबी कितना है 1/3। ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। कहा गया इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व इंडिपेंडेंटली, यदि दोनों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, इफ बोथ ट्राई यदि दोनों कोशिश करते हैं टू सॉल्व करने की, हल करने की, इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक मतलब समझते हो का दोनों सॉल्व कर ले या दोनों ना सॉल्व कर पाए, एक कोई कर ले, मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि अगर ए कर लेगा तो बी नहीं कर पाएगा या बी सॉल्व कर लेगा तो ए नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंटली मतलब हो सकता है दोनों सॉल्व कर ले, हो सकता है दोनों ना सॉल्व कर पाएँ। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कहा गया इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व इंडिपेंडेंटली मतलब यदि दोनों स्वतंत्रता पूर्वक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं
तो कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी जो बताया था एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, अभी बताया था। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब अगर ए सॉल्व करे तो फिर बी नहीं करेगा, या फिर बी सॉल्व करेगा तो ए नहीं करेगा। एग्जैक्टली वन ऑफ देम बहुत ही अच्छा पार्ट होता है भैया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम बहुत ही अच्छा पार्ट होता है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब देखो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब अगर ए सॉल्व करेगा तो बी नहीं सॉल्व करेगा, या फिर बी सॉल्व करेगा। देखो कैसे लिखेंगे, ए सॉल्व करेगा तो पी ए सॉल्व करेगा तो बी नहीं सॉल्व करेगा पी बी बार, या फिर देखो ए सॉल्व करेगा तो बी नहीं करेगा। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक। तो उनमें से कोई एक का मतलब अगर ए सॉल्व करता है तो फिर बी नहीं करता है, और अगर बी सॉल्व करता है तो ए सॉल्व नहीं करता है। देखिएगा जरा, तो ए सॉल्व करता है, ए सॉल्व करता है तो फिर बी सॉल्व नहीं करता है पी बी बार, या फिर बी सॉल्व करता है, या फिर बी सॉल्व करता है तो ए सॉल्व नहीं करता है, ए सॉल्व नहीं करता है। देखिए ए सॉल्व करता है तो फिर बी सॉल्व नहीं करता है, या फिर बी सॉल्व करता है तो ए सॉल्व नहीं करता है। और आर मतलब प्लस, आर मतलब क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो पी ए, इसको क्या लिख दोगे, वन माइनस पी बी, वन माइनस पी बी प्लस पी बी, इसको क्या लिख दोगे, वन माइनस पी ए, वन माइनस पी ए। देखिए पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2, पी बी की वैल्यू कितनी है 1/3। अभी बताया था इसके ऊपर, पी बी की वैल्यू 1/3, पी ए की वैल्यू 1/2। अब देखिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा, 1/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, ये आएगा 2/6 और ये आएगा 1/6, मीन्स 3/6। कितना आएगा 1/2। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड, इतने का स्क्रीनशॉट लो। सेकंड पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है बहुत ही। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तब उसको बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया होगा। सेकंड पार्ट जो है ऐसे क्वेश्चन, ये तुम समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसका सेकंड पार्ट है ऐसे क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको समझना बहुत ही जरूरी है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, बस ऐसे लिख दिया गया कि प्रॉब्लम इज। देखिए इस सेकंड पार्ट को हम आपको 2-3 तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे, सब तरीके से आंसर ये किया आएगा। आप देखिएगा ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसको 2-3 तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे, 2-3 मेथड से सॉल्व करेंगे, 2-3 मेथड से सॉल्व करेंगे, सबका आंसर सेम आएगा। आप देखिएगा ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक कोई प्रॉब्लम है ए और बी को सॉल्व करने के लिए दे दी गई, बस पूछ लिया गया कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रोबेबिलिटी बताइए कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, इसका पहले सेंस निकालना तब समझ पाओगे। बहुत ही गजब का ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं पढ़ने। मतलब एक कोई प्रॉब्लम है, ऐसे समझ लो कि एक कोई क्वेश्चन है, ए और बी 2 स्टूडेंट हैं, उनको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है। अब कह दिया जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा बताइए, जैसे 2 बच्चों को ए और बी को क्वेश्चन दे दिया जाए, आप कह दीजिए इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए क्या जरूरी है या प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए जरूरी क्या है कि कम से कम एक लोग तो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करें, तभी तो सॉल्व हो जाके। हमने कह दिया कि ए और बी 2 बच्चों को हमने एक क्वेश्चन दे दिया है, अब हमने कह दिया कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसका मतलब कम से कम एक बच्चे ने जरूर सॉल्व किया होगा। हो सकता है दोनों ने सॉल्व किया हो सकता है एक ने सॉल्व किया हो, लेकिन अगर सॉल्व हो जाता है, इसको समझिएगा हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। अगर सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब कम से कम एक बच्चे ने जरूर सॉल्व किया है। अगर मान लो दोनों ना सॉल्व कर पाए, अगर दोनों ना सॉल्व कर पाए तो क्या सॉल्व हो जाएगा? अगर इसका मतलब अगर सॉल्व हो जाता है, अगर सॉल्व हो जाता है इसका मतलब कम से कम एक बच्चे ने एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन या एटलीस्ट 1 स्टूडेंट या एटलीस्ट 1 पीपुल ने प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की है। हो सकता है दोनों ने सॉल्व कर दी, जैसे कह दिया जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो हो सकता है दोनों ने सॉल्व कर दी हो या हो सकता है किसी एक ने सॉल्व की हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसके लिए क्या जरूरी है कि कम से कम एक,
एटलीस्ट वन स्टूडेंट से एटलीस्ट वन पीपुल प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर रहे हैं। एटलीस्ट वन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या होता है कि दो लोगों को कोई आप प्रॉब्लम दे रहे हो, कोई समस्या दे रहे हो, कोई क्वेश्चन दे रहे हो और फिर आपने कह दिया कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक ने सॉल्व जरूर की है, कम से कम एक। अगर दोनों ने सॉल्व नहीं की तो क्या सॉल्व हो गई प्रॉब्लम? अगर दोनों ने सॉल्व नहीं की है, दोनों ने सॉल्व नहीं किया तो क्या सॉल्व हो गई? अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसका मतलब कम से कम एक स्टूडेंट ने सॉल्व जरूर की है, कम से कम एक पीपुल ने सॉल्व जरूर की है। एटलीस्ट वन पीपुल, कम से कम एटलीस्ट वन पीपुल ने सॉल्व जरूर की है। तो इसका मतलब देखिए इसको हम कैसे समझाएंगे, प्रोबेबिलिटी, इसको समझिएगा दो तीन तरीके से। बहुत गजब का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इसका मतलब है एटलीस्ट वन पीपुल या वन स्टूडेंट, एटलीस्ट वन पीपुल नेसेसरली ये मतलब हुआ। प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसका मतलब कम से कम एक ने जरूर सॉल्व की है। हमने आपको क्या बताया, 3-4 बार बता दिया, ये बहुत जरूरी समझना है क्योंकि ऐसी चीज़ जब लिख करके आती है लैंग्वेज तो बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। हमने क्या बताया कि एक क्वेश्चन दो बच्चों को दे दिया जाए और कह दिया जाए क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, क्वेश्चन सॉल्व्ड हो गया, इसका मतलब उनमें से किसी एक ने, कम से कम एक ने जरूर सॉल्व, हो सकता है दोनों ने सॉल्व कर दिया और तब भी सॉल्व हो गया, अगर किसी एक ने सॉल्व कर दिया तब भी सॉल्व हो गया। अगर मान लो दोनों ना सॉल्व कर पाए, हमने एक क्वेश्चन दो बच्चों को दिया और दोनों ना सॉल्व कर पाए तो क्या हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन इज सॉल्व्ड या प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड? नहीं। अगर हमने बोल दिया है, हमने दो बच्चों को क्वेश्चन दे दिया और हमने कह दिया कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो गई, तो आप क्या गेस करेंगे? यही गेस करेंगे कि हो सकता है दोनों ने सॉल्व कर लिया हो या हो सकता है किसी एक ने सॉल्व किया हो। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसका मतलब कम से कम एक ने जरूर सॉल्व की, एटलीस्ट वन ने जरूर सॉल्व की, एटलीस्ट वन ने जरूर सॉल्व की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व एटलीस्ट वन पीपुल नेसेसरली सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कम से कम एक आदमी या कम से कम एक स्टूडेंट जरूर आवश्यक रूप से, अवश्य रूप से सॉल्व जरूर करता है, कम से कम एक जरूर सॉल्व करता है तभी सॉल्व हुई। अब कम से कम एक में क्या हुआ, एक भी सॉल्व कर रहा होगा या एक से ज्यादा भी कर रहा होगा। कम से कम एक में क्या हुआ, एक सॉल्व कर रहा होगा या एक से ज्यादा भी सॉल्व कर। हमने क्या बताया कि जैसे एक क्वेश्चन दो बच्चों को दिया जाए और हमने बोल दिया कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो गया या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आप क्या गेस करेंगे कि कम से कम एक ने जरूर सॉल्व किया होगा तभी तो सॉल्व हो गई। अब कम से कम एक में हो सकता है एक दोनों ने सॉल्व कर दिया हो सकता है दोनों ने सॉल्व कर दिया हो। देखो अगर सॉल्व हो गई है तो इसका मतलब किसी एक ने या कम से कम एक ने तो जरूर सॉल्व, हो सकता है दोनों ने सॉल्व कर दिया तब भी सॉल्व हो गई और किसी एक ने कर दिया तब भी सॉल्व हो गई। मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो एटलीस्ट वन स्टूडेंट या एटलीस्ट वन पीपुल ने सॉल्व जरूर की, नेसेसरली अवश्य रूप से, निश्चित रूप से सॉल्व जरूर की है। अगर मान लो दोनों ना सॉल्व कर पाए तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, प्रॉब्लम हल हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो इसका मतलब एटलीस्ट वन स्टूडेंट, कम से कम एक ने तो सॉल्व किया ही होगा तभी तो सॉल्व हो गए। हो सकता है दोनों ने कर दिया हो, एटलीस्ट वन में क्या होगा, वन ने या तो फिर दोनों ने। तो इसको कितने तरीके से लगा सकते हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ पीपुल, तो एटलीस्ट वन का एक फार्मूला आपको बताया गया था, पी ए यूनियन बी, इसी को बोलते हैं। इसको तीन तरीके से बोलते हैं। पहला वाला लेक्चर आप जा करके देख लो, इसको तीन तरीके से बताया था। पहला वाला लेक्चर जरूर जा करके देख लो, इसको बताया था तीन तरीके से। इसको एटलीस्ट वन भी बोलते हैं, ए आर बी भी बोलते हैं, आइदर ए आर बी भी बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा देखिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, अब पी ए प्लस पी बी और इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में इसकी जगह क्या लिखते हैं, पी ए इंटू पी बी लिखते हैं। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट में इसकी जगह क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी। बता चुके हैं आपको, पी ए कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/3, ये 1/2 इंटू 1/3। इनका एल्स देखो 1/2 1/3 माइनस 1/6, 6 एलसीएम कर लो, 2 3 जा 3 2 जा 1, ये कितना आएगा 4/6, 4/6 मतलब 2/3। अगर इसी का दूसरा मेथड लगाएं, दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड से एटलीस्ट वन कम से कम एक जरूर सॉल्व करता है। तो एटलीस्ट वन का मतलब ऐसे भी हो सकता है, देखो एटलीस्ट वन में, देखो एक मिनट देखना,
एटलीस्ट वन में ऐसे भी हो सकता है क्या, कम से कम एक में, कि ए सॉल्व करे तो बी ना करे, या फिर या मीन्स प्लस या फिर प्लस, मतलब एटलीस्ट वन में क्या होगा, ए सॉल्व करे तो बी ना करे, या फिर बी सॉल्व करे तो ए सॉल्व ना करे, या फिर दोनों सॉल्व कर दें, या फिर दोनों सॉल्व कर दें। एटलीस्ट वन में क्या हो सकता है, एटलीस्ट वन में एक सॉल्व करे या दोनों सॉल्व कर दे। तो एक का मतलब क्या हुआ, ए सॉल्व करे बी ना करे तब बी वन हो रहा है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, एक सॉल्व करे या एक से ज़्यादा सॉल्व करे, एक सॉल्व करे या एक से ज़्यादा सॉल्व करे, एक सॉल्व करे या एक से ज़्यादा करे। तो मान लो एटलीस्ट वन में ऐसे भी हो सकता है, ए सॉल्व कर दे बी ना कर पाए, या फिर बी सॉल्व कर दे ए ना कर पाए, या फिर दोनों सॉल्व कर दे, क्योंकि एटलीस्ट वन है ना। तो एटलीस्ट वन में क्या हो बताओ, एक सॉल्व करे या एक से ज़्यादा, एक सॉल्व करे या एक से ज़्यादा सॉल्व करे। एटलीस्ट वन में क्या होगा, एक लोग सॉल्व करें या एक से ज़्यादा लोग सॉल्व करें, एक लोग सॉल्व करें या एक से ज़्यादा लोग सॉल्व करें, एक लोग सॉल्व करें या एक से ज़्यादा लोग सॉल्व करें, एक लोग सॉल्व करें या एक से ज़्यादा लोग सॉल्व। तो एक लोग में क्या हो सकता है, ए करे तो फिर बी ना सॉल्व करे, बी करे तो ए ना करे, और एक से ज़्यादा में दोनों सॉल्व करें, ए भी करे बी भी, तब भी देखना आंसर यही आएगा। देखो जरा ए की जगह कितना रखोगे, 1/2। पी बी बार को क्या लिखोगे, पी बी बार को 1 माइनस पी बी, यही तो लिखोगे। तो 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी। देखिएगा जरा, अभी एक मेथड और है, अभी एक मेथड और बताएंगे, देखिएगा। पी बी की जगह 1/3, इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए, और इसके पी ए की जगह 1/2, 1/3। इसको भी देखिए सॉल्व करें तब भी यही आएगा। कैसे देखो, 1/2 ये आएगा 2/3, 1/3 ये आएगा 1/2, 1/6 ये आएगा 2/6, 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम कर दो, 2 + 1 + 1, 4/6। ये भी आया देखो 2/3, तब भी कितना आया 2/3। या एटलीस्ट वन का एक फार्मूला भी होता है, एटलीस्ट वन का ये फार्मूला भी ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट वन का ये फार्मूला ऐसे होता है, 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3, 1 माइनस P4, जितनी भी इवेंट्स हों, ऐसे जितनी भी इवेंट्स हो, P1 क्या हो जाएगी, पहले वाले इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। P1 क्या हो जाएगी, पहले वाले इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। देखिए इसी क्वेश्चन को ये पहला मेथड, दूसरा मेथड, ये तीसरा मेथड बता रहे हैं। P1 क्या हो जाएगा, पहले वाले इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, P2 दूसरे के। अब यहाँ पर 2 ही हैं तो इतना रहेगा, अगर 3 इवेंट्स होंगी तो इतना हो जाएगा, 4 होंगी तो इतना, 5 होंगी तो इतना। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस P1, P1 मतलब यही ए की प्रोबेबिलिटी, P1 मतलब ए की प्रोबेबिलिटी, P1 मतलब ए की प्रोबेबिलिटी, P2 मतलब बी की प्रोबेबिलिटी। बस इसमें यही P2 तक ही होगा, इसमें P2 तक ही होगा, इसमें क्या होगा, P2 तक ही होगा, इसमें क्या होगा, P2 तक ही होगा। अभी एक तरीका और 4 तरीके से लग सकता है, देखिए P2 तक ही होगा, और आगे होता तो P3, P4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा, तो आएगा 1 माइनस 2/6। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 4/6, फिर ये आया 2/3, फिर भी कितना आया देखिए 2/3। 3 मेथड हो गए। अभी एक मेथड और है इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का एक मेथड और भी है। इस टाइप से लगा दें कि पहले लगा दें कि कोई ना सॉल्व करे, ए भी ना सॉल्व करे, बी भी ना सॉल्व करे, फिर 1 माइनस कर दें तो हो जाएगा कोई ना कोई सॉल्व करता है, मतलब कम से कम एक सॉल्व करता है। ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एटलीस्ट वन को, एटलीस्ट वन को यही चीज़ बन जाएगी। एटलीस्ट वन को ऐसे भी लिख सकते हो, एटलीस्ट वन को पीछे इस टाइप के साथ का क्वेश्चन बताएं, 1 माइनस नो एनी सॉल्व प्रॉब्लम, नो एनी सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करिए, यही चीज़ बनेगी शायद, हाँ ये यही चीज़ बनेगी, यही चीज़। 1 माइनस पहले ऐसे निकालोगे कोई भी सॉल्व नहीं करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालोगे कोई भी सॉल्व नहीं करता है, फिर 1 माइनस हो जाएगा तो कोई भी सॉल्व करता है। कोई भी में 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, कोई भी में 1 भी सॉल्व कर सकता है, 2 भी सॉल्व। पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि कोई भी सॉल्व नहीं करता है, कोई भी सॉल्व नहीं करता, उसको 1 माइनस कर दो तो हो जाएगा कोई भी सॉल्व करता है। पहले क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि नो एनी पर्सन सॉल्व द प्रॉब्लम, नो एनी पर्सन सॉल्व द प्रॉब्लम, और 1 माइनस कर दो, 1 माइनस नो एनी पर्सन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब हो जाएगा एनी पर्सन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसको कैसे लगाओगे, ऐसे देखो 1 माइनस
नो एनी सॉल्व द प्रॉब्लम, नो एनी सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब ए भी सॉल्व नहीं करता है, बी भी सॉल्व नहीं करता, यही चीज बनेगी यहाँ। ए भी सॉल्व नहीं करता तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, बी भी सॉल्व नहीं करता तो 1 - 1/3, वही सेम बनेगा जा करके। देखिए तो 2-3 तरीके से इसको समझा दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत ही जरूरी था, एनसीईआरटी बेस्ड है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर तैयार रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, और चाहे यूपी बोर्ड हो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। देखिएगा बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत गौर से देखिएगा। हमने क्या होता है कि हमारे वीडियो आपको जो मिल रहा है वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मिल रहा है, आपको सिखाने के लिए मिल रहा है, तभी हम कहते हैं आप वीडियो देख लेना, थोड़ा सा लगातार देख लेना। जब आपको लगे कि नहीं वाकई में मेहनत कर रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करिए, कमेंट्स करने से हौसला बढ़ेगा, वीडियो बनाने में और मजा आएगा। चलिए देखिए, कहा गया ए कैन हिट ए टारगेट, ए कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, ए कैन हिट ए टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। मतलब जैसे ए कोई व्यक्ति है, हिंदी में सुन लीजिए, ए कोई व्यक्ति है, जब वो 5 बार निशाना लगाता है किसी टारगेट पर तो 4 बार निशाना लग जाता है। ए कैन हिट, हिट मतलब लगा सकता है, मार सकता है टारगेट को 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, मतलब 5 बार अगर निशाना लगाएगा। ए कोई आदमी है, ए कोई पर्सन है, ए कोई व्यक्ति है, जब वो 5 बार निशाना लगाता है तो उसका निशाना 4 बार लग जाता है। अब देखिए बी कोई दूसरा व्यक्ति है, बी 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स, जब बी क्या करता है 4 बार निशाना लगाता है किसी टारगेट पर, 4 बार निशाना लगाता है तो 3 टाइम्स 3 बार वो हिट कर सकता है, 3 बार उसका निशाना लगता है। मतलब ए क्या करता है, जब 5 बार किसी टारगेट पर निशाना लगाता है तो उसका निशाना 4 बार लगता है। और बी जब 4 बार निशाना लगाता है, बी जब 4 बार किसी टारगेट को हिट करता है, निशाना लगाता है 4 शॉट्स में, 4 शॉट्स जब मतलब लगाता है, 4 बार निशाना लगाता है तो 3 बार निशाना लग जाता है। एंड सी 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स, और सी क्या है, जब 3 बार प्रयास करता है, जब सी वाला जो पर्सन है, सी वाला जो व्यक्ति है, जब वो 3 बार प्रयास करता है तो उसका निशाना 2 बार लगता है, 2 बार लगता है। तो कहा गया कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, देखो तो पहले तो ऐसे ही देखें, पहले ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और सी की प्रोबेबिलिटी, ये देखा जाए। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सॉरी बी की। देखो पहले तो ये देखा जाए कि ए के द्वारा टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी, ए के द्वारा निशाना, हिंदी में बोलेंगे ए के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए के द्वारा निशाना लगाए जाने की प्रोबेबिलिटी, बी के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी, सी के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी। देखिए तो ए के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ए कैन हिट ए टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, जब 5 बार प्रयास करता है तो 4 बार निशाना लग जाता है। तो इसको मतलब टोटल देखो पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल मतलब कितनी बार निशाना लगता है, 4 बार, और कितनी बार प्रयास करता है, 5 बार, तो टोटल कितना हुआ 5, और फेवरेबल कितना हुआ 4। तो ए के द्वारा प्रोबेबिलिटी हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, देखो टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 4/5। क्यों, क्योंकि जब 5 बार प्रयास करता है तो 4 बार निशाना लग जाता है। और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जितनी बार उसने टारगेट को हिट किया, कितनी बार हिट किया 4 टाइम्स, और कितनी बार प्रयास किया था उसने 5 टाइम्स, 5 बार प्रयास किया था। तो जब उसने 5 बार प्रयास किया तो उसका 4 बार निशाना क्या हुआ, देखिए लग गया। तो कितना हो जाएगा 4/5। कैसे हुआ 4/5, समझ गए होगे। टोटल अटेम्प्ट्स उसने 5 किए और 4 बार उसमें से लगा। तो बी के द्वारा देखिए टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, बी के द्वारा, बी टोटल अटेम्प्ट कितने 4 बार जब प्रयास करता है तो 3 बार हिट करता है, तो बी के द्वारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। सी के द्वारा टारगेट हिट करने की, सी जब 3 बार अटेम्प्ट करता है, 3 प्रयास करता है तो 2 बार निशाना लग जाता है, 2/3, ये हो जाएगा। अब देखिए पहला पार्ट बहुत गजब का क्वेश्चन है, सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप कुछ सीख करके जाएंगे। इस पार्ट में भी कहा गया ABC ऑल में हिट,
ए बी सी ऑल में हिट, तीनों ए बी सी ऑल में हिट मतलब तीनों का निशाना लग जाए, मतलब ए का भी लग जाए, बी का भी लग जाए और सी का भी लग जाए। ए बी सी ऑल में हिट का मतलब क्या हुआ, तीनों का निशाना लग जाए, ए का भी लगे और बी का भी लगे और सी का भी लगे। तो क्या लिखोगे, ए का भी लग जाए निशाना, ए भी टारगेट को हिट करे, एंड मतलब मल्टीप्लाई, बी भी हिट करे एंड सी भी हिट करे, ये आएगा। देखो तो 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, बी कामा सी में हिट एंड ए में नॉट हिट, मतलब बी का निशाना लगे, बी टारगेट को हिट कर ले, सी भी टारगेट को हिट कर ले और ए ना करे। तो बताइए क्या लिखोगे, बी टारगेट को हिट कर ले और सी वाला टारगेट को भी हिट कर ले, लेकिन ए ना करे तो ए नॉट हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। देखिए ए नॉट, बी वाला टारगेट को हिट करे, सी वाला व्यक्ति जो है, बी वाला पर्सन वो भी टारगेट को हिट करता है, सी वाला पर्सन वो भी टारगेट को हिट करता है, लेकिन ए नहीं कर पाता है, तो ए बार हो जाएगा। देखिए तो बी टारगेट को हिट करता है, कितना लिखोगे 3/4, सी भी हिट करता है 2/3 और ए हिट नहीं करता है, ए हिट नहीं करता है तो 1 - 4/5। क्यों, क्योंकि ए के द्वारा टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, तो ए के द्वारा टारगेट ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 4/5। इसको कैलकुलेशन इसका आप कर लेंगे। थर्ड देखिए कैलकुलेशन हो जाएगा, एनी टू ऑफ, तो इसमें बोला गया एनी टू ऑफ ए बी एंड सी विल हिट टारगेट, मतलब ए बी सी में कोई दो लोग टारगेट को हिट करेंगे, ए बी सी में कोई दो लोग, तो इसकी तीन सिचुएशन बनेगी, तीन कंडीशन बनेगी। ए बी सी में कोई दो लोग हिट करेंगे, कोई दो लोग करेंगे, एनी टू ऑफ ए बी एंड सी, एनी टू ऑफ मतलब कोई दो लोग हिट करते हैं, कोई दो लोग टारगेट को हिट करते हैं, कोई दो लोग निशाना लगा पाते हैं, किसमें से, ए बी एंड सी में से, ए बी और सी में से, मतलब तीन लोगों में से कोई दो लोग निशाना लगा पाते हैं। तो इसकी तीन सिचुएशन बनेगी, पहले ओरल सुनिए कौन कौन सी। जैसे एक सिचुएशन बनेगी ए हिट करे, बी हिट करे और सी ना हिट करे, क्योंकि एनी टू ऑफ ए बी सी मतलब ए बी सी में कोई दो लोग टारगेट को हिट करते हैं। तो पहली सिचुएशन क्या बनेगी, ए टारगेट को हिट कर ले, बी भी हिट कर ले लेकिन सी ना करे, या फिर या मीन्स प्लस, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है बी हिट कर ले और सी हिट करे, ए ना कर पाए, ए ना कर पाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है ए हिट करे, सी टारगेट को हिट करे लेकिन बी ना कर पाए, क्योंकि एनी टू है ना, एनी टू कोई दो, इसकी तीन सिचुएशन बनेगी। देखो कैसे, पहली सिचुएशन ये बनेगी कि ए टारगेट को हिट कर ले, बी भी टारगेट को हिट कर ले और सी ना हिट कर पाए, या फिर आर, तो या मतलब प्लस, या फिर ऐसा होगा, देखो बी हिट कर ले टारगेट को और सी भी टारगेट को हिट कर ले लेकिन ए ना हिट कर पाए, या फिर या मीन्स प्लस, या ऐसा हो सकता है, देखिएगा, या ऐसा हो सकता है सी हिट कर ले और ए भी हिट कर ले और सी के द्वारा टारगेट हिट हो जाए, टारगेट में मतलब निशाना लग जाए, ए का निशाना लग जाए और बी का ना लगे, क्योंकि एनी टू है, एनी टू मतलब तीनों में से कोई दो टारगेट को हिट करते हैं, तीनों में से कोई दो लोग टारगेट को हिट करते हैं, मतलब तीनों लोगों में से किसी दो लोगों का निशाना लगता है, तो ए का लग जाए, बी का निशाना लग जाए और सी का ना लगे, या फिर ऐसा हो सकता है बी का निशाना लग जाए, सी का निशाना लग जाए, ए का ना लगे, या फिर ऐसा हो सकता है सी का निशाना लग जाए, ए का लग जाए और बी का ना लगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एनी टू, देखो एक ए टारगेट को हिट करे 4/5, बी टारगेट को हिट करे 3/4 और सी ना हिट करे तो 1 - 2/3, 1 - 2/3, या फिर बी टारगेट को हिट करता है, बी का निशाना लगता है, सी का निशाना लगता है 2/3 और ए का नहीं लगता है तो 1 - 4/5, 1 - 4/5 प्लस, या फिर सी का लग जाता है 2/3, ए भी टारगेट को हिट करता है 4/5 और बी नहीं करता है, बी नहीं करता है तो 1 - 3/4। ये हो गई सिचुएशन। अब देखें फोर्थ वाली सिचुएशन। फोर्थ में कहा गया नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। नन ऑफ देम का मतलब नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, उनमें से किसी का निशाना नहीं लगता, कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पाता।
नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, उनमें से कोई टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, मतलब किसी का भी निशाना नहीं लगता। मतलब समझते हो, ना तो ए का लगता है, ना ही बी का, ना ही सी का, कोई नहीं हिट कर पाता। ना ही ए हिट कर पाता है, ना बी हिट कर पाता है, ना ही सी हिट कर पाता है। तो कैसे आएगा? बिल्कुल सिंपल है, देखो ए का भी निशाना नहीं लगता एंड बी का भी नहीं लगता, तो बी बार एंड सी का भी नहीं लगता। नन ऑफ देम का मतलब किसी का नहीं लगता। ए भी टारगेट को नहीं हिट कर पाता, बी भी नहीं हिट कर पाता और सी भी नहीं हिट कर पाता। अब ए नहीं कर पाता तो 1 माइनस 4/5, बी नहीं कर पाता 1 माइनस 3/4, 1 माइनस सी भी टारगेट को नहीं हिट कर पाता 2/3। देखिए इसमें एक पार्ट हम अपने आप से जोड़ रहे हैं, जैसे कह दिया जाए है नहीं, इसमें अपने आप से जोड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया वही चीज़ है। जैसे कह दिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसको समझिएगा। जैसे कह दिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अगर ऐसे कह दिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल हिट, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि टारगेट हिट हो जाएगा, निशाना लग जाएगा, निशाना लग जाएगा। हिंदी में बोलेंगे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि निशाना लग जाएगा। इंग्लिश में फाइंड द प्रोबेबिलिटी देन टारगेट विल हिट, कि निशाना लग जाएगा मतलब टारगेट हिट हो जाएगा। अगर ऐसे कह दे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि टारगेट हिट हो जाएगा। अब देखिए अभी जो प्रीवियस को, अब देखिए टारगेट कितने लोग निशाना लगाते हैं, इसको समझिएगा। ये पूछा नहीं गया लेकिन ये समझाने के लिए हमने, क्या होता है कि फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए। आपका आगे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि टारगेट हिट हो जाएगा, निशाना लग जाएगा। अच्छा बताओ कितने लोग प्रयास करते हैं? 3 लोग। अगर तीनों लोग प्रयास करते हैं, तीनों का निशाना ना लगे तो क्या टारगेट हिट हो जाएगा? नहीं। अगर तीनों का निशाना ना लगे तो क्या टारगेट हिट हो जाएगा? नहीं। तीनों का निशाना ना लगे तो क्या टारगेट हिट हो जाएगा? नहीं। तो अगर टारगेट हिट हो जाता है, इसका मतलब इसके लिए क्या जरूरी कि एटलीस्ट 1% नेसेसरी हिट द टारगेट। अगर टारगेट हिट हो जाता है, निशाना लग जाता है, इसका मतलब कम से कम एक व्यक्ति का निशाना जरूर लगा होगा। अगर टारगेट हिट हो जाता है, निशाना लग जाता है, इसका मतलब कम से कम एक व्यक्ति का निशाना जरूर लगा होगा। जो इसके पहले क्वेश्चन में चर्चा कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं। बच्चे लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते और छोड़ करके चले आते एग्जाम से क्वेश्चन। तो कहा गया कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि टारगेट हिट हो जाएगा। तो टारगेट कब हिट हो जाएगा? अगर मान लो तीनों ना निशाना लगा पाए, तीनों का निशाना चूक जाए तो क्या टारगेट हिट हो जाएगा? तो टारगेट हिट हो जाएगा, इसका मतलब एटलीस्ट 1% नेसेसरी टू हिट द टारगेट। कम से कम एक व्यक्ति अवश्य रूप से, मतलब कम से कम एक पर्सन अवश्य टारगेट को हिट करता है। तो एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन बन जाएगी। इसमें क्या बन जाएगी? एटलीस्ट 1%। इसमें बन जाएगा एटलीस्ट कम से कम एक व्यक्ति 1% हिट द टारगेट, हिट द टारगेट। ऐसे मतलब हिट द टारगेट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 का फार्मूला लगा दो, 1 माइनस P1, 1 माइनस P2 और 1 माइनस P3, 3 सिचुएशन। तो 1 माइनस P1 मतलब यही ए की प्रोबेबिलिटी, P1 मतलब ए की प्रोबेबिलिटी, और P2 ये पूछा नहीं गया, P2 मतलब बी की प्रोबेबिलिटी, P3 मतलब सी की प्रोबेबिलिटी। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी कि टारगेट हिट हो जाएगा। मतलब टारगेट हिट तभी होगा जब कम से कम एक का निशाना जरूर लगे। कम से कम एक का मतलब एक से ज़्यादा का भी लग सकता है। इसको भी पिछले क्वेश्चन में 2-3 तरीके से सॉल्व करके दिखाया था। ये भी 2-3 तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक तरीका तो कोई आपको याद ही रखना होगा। तो लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी का भी है, शायद इसमें से ये वाला एनसीईआरटी है, ये पार्ट। ये कार्ड पर बेस्ड है, पत्तों पर बेस्ड है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जिनको कार्ड का कोई नॉलेज ना हो, तो थोड़ा सा कार्ड के बारे में बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा कार्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको पत्ते के बारे में ना पता हो, तो थोड़ा सा कार्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कार्ड के बारे में। और जिनको पता है अच्छी बात है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कार्ड के बारे में, क्योंकि कार्ड वाले क्वेश्चन आगे बहुत सारे मिलेंगे, तो कार्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी। देखिए कार्ड कितने होते हैं, पहले कार्ड के बारे में देखिए। 52 कार्ड मतलब वही पत्ते। 52 में से
13 कार्ड्स जो होते हैं वो स्पेड होते हैं। स्पेड को हिंदी में हुकुम बोलते हैं। ये ब्लैक कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लैक। समझिएगा थोड़ा सा, जिनको कार्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं वो लोग पहले समझ लें। फिर जो होते हैं 13 कार्ड्स वो क्लब होते हैं। क्लब को हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। चिड़ी बोलते हैं। ये भी ब्लैक ही होते हैं। ये भी ब्लैक ही होते हैं। इसके बाद 13 कार्ड्स जो होते हैं 13 कार्ड्स जो होते हैं हार्ट्स होते हैं। हार्ट्स मतलब जिसको हम लोग पान बोलते हैं हिंदी में, ये रेड कलर के होते हैं। ये रेड कलर के होते हैं। जिसको बिल्कुल नॉलेज ना हो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, समझ लेंगे। 13 कार्ड्स डायमंड्स के होते हैं। डायमंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ईंट। ये भी रेड कलर के होते हैं। ये भी रेड कलर के होते हैं। देखिए तो 13 13 13 कितने 52 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लैक कितने हो गए, 26 ब्लैक हो गए। 26 ब्लैक हो गए। और रेड कितने हो गए बताइए? 26 ही रेड हो गए। 26 ही रेड हो गए। अच्छा 13 कैसे होते हैं समझना। 13 कैसे होते हैं? सबसे बड़ा होता है एस, जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं। फिर इसके बाद देखो सीरियल से बता रहे हैं। इसके बाद होता है किंग, छोटा होता है, इसको हम लोग बादशाह बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद होता है क्यून। क्यून का मतलब हम लोग इसको हिंदी में बेगम बोलते हैं। फिर होता है जैक। जैक को हम लोग गुलाम बोलते हैं, गुलाम। देखिएगा ज़रा, सीरियल से बता रहे हैं। इसके बाद में मतलब सीरियल से कैसे देखिएगा, ऐस, किंग, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। फिर होता है 10 नंबर वाला जिसको दैला बोला जाता है। फिर 9 नंबर वाला जिसको नहला बोलते हैं। फिर 8 नंबर का अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौका, तिक्की, दुक्का, ऐसे आप कह दो 1 वाला तो ये आ गया। इस तरीके से आप गिनो जरा, देखो 13 हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए 13। आप कह दो 1 तो 1 तो ये है ए सही का, ये सबसे ऊपर होता है। अगर सीरियल से देखें सीनियरिटी के हिसाब से अगर चलेंगे तो सबसे सीनियर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ऐसे चलता है सीनियरिटी के हिसाब से। इसमें देखिए फोटो वाले कौन से होते हैं? पिक्चर कार्ड्स, जिनको बोलते हैं पिक्चर कार्ड्स, ये 12 होते हैं। ये पिक्चर कार्ड्स मतलब हिंदी में बोलते हैं फोटो वाले पत्ते। फोटो वाले कार्ड्स जो हो गए ये 12 होते हैं। कैसे? देखिए फोटो किस में बनी होती है थोड़ा समझिएगा। इसमें फोटो बनी होती, इसमें बनी होती, इसमें बनी होती, 3 में बनी होती है। थोड़ा देखिएगा कि हो सकता है किसी को बिल्कुल भी इसके बारे में नॉलेज ना हो, तो पहले जब ये देखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो फोटो किस में बनी होती है? किंग में, क्यून में और जैक में। 3 ये हो गए तो 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें। देखो किंग, क्यून, जैक इसमें फोटो बनी होती है, तो 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। और फिर 3 इसमें भी मिलेंगे। कितने हो जाएंगे? हर एक सेट में 3 3 मिलेंगे। 3 इस सेट में मिलेंगे, 3 इसमें मिलेंगे, 3 इसमें मिलेंगे, 3 इसमें मिलेंगे। तो जब 3 3 करके मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। अगर बोला जाए ऑनर्ड, ये भी समझ लीजिए, कभी अगर क्वेश्चन मिल जाए ऑनर्ड कार्ड्स, इसको हिंदी में तो इसे रंगीन पत्ते बोलते हैं। रंगीन पत्ते बोलते हैं। ये होते हैं 16। ये 16 कैसे होते हैं? ऑनर्ड कार्ड की जब बात करते हैं तो एक इसको भी शामिल किया जाता है। ये भी ऑनर्ड मतलब सम्मानित है, समझो। ये ऑनर्ड कार्ड में ये इसको भी शामिल कर लेते हैं। फोटो वाले में से, पिक्चर वाले में से ये शामिल नहीं होता, लेकिन जब बात ऑनर्ड की आती तो ये भी शामिल होता है। तो ऑनर्ड में कितने हो गए बताओ? 4। तो 4 इसमें हो जाएंगे, फिर 4 इसमें हो जाएंगे, फिर 4 इसमें हो जाएंगे, 4 इसमें हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 16। तो ये जो देखिए, इसको आपको पत्ते के बारे में थोड़ा समझाया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन बताते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता हो, पत्तों के बारे में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पत्ते के बारे में कोई चीज़ पता नहीं होगी, तो उनको फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आपको बताते हैं क्वेश्चन। देखिए जल्दी से। अब देखिए पहला क्वेश्चन, चलो ऐसे अलग समझा दें कि ये बना रहने दो, थोड़ा सा अलग समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है ए क्या है? ए की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए। ए की प्रोबेबिलिटी देखो, कार्ड इज किंग आर क्यून। कार्ड इज किंग आर क्यून। किंग आर क्यून में कितने हो जाएंगे बताओ? 8। कैसे हो जाएंगे बताओ? 8 कैसे हो जाएंगे?
किंग, तो एक एक किंग इधर, एक इधर, एक इधर, 4 किंग हो जाएंगे, 4 किंग, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 4 किंग हो गए। आर क्यून, तो 4 क्यून भी हो जाएंगे, एक क्यून इसमें, एक क्यून इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो कितने हो जाएंगे बताओ? 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/52। 4 से कैंसिल करेंगे तो 2/13 आएगी। बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, इसी में से बी की। पहले कार्ड इज क्यून आर जैक, ये भी 8 हो जाएंगे। ये भी कितने हो जाएंगे बताओ? 8। कैसे 8 हो जाएंगे बताओ? क्यून आर जैक, क्यून, तो क्यून एक इसमें से, एक इसमें, एक इसमें, 4 क्यून हो जाएंगे और 4 ही जैक हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 ही गुलाम हो जाएंगे, तो ये भी 8 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओ? 8/52, मतलब 2/13। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो। इंटरसेक्शन मतलब, क्योंकि आपको चेक करना है इंडिपेंडेंट, और आपको पता है आप इंडिपेंडेंट कैसे चेक कर पाओगे? इंडिपेंडेंट कैसे चेक कर पाओगे? अगर पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल आना चाहिए। देखिए अभी इंडिपेंडेंट पर ही बता रहे हैं, हमने बताया हमारे वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आप सीखना चाहो तो 100% सीख सकते हो। पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल आना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी में कॉमन है, देखो दोनों में क्या कॉमन है? ये क्यून और ये क्यून, दोनों में कॉमन क्या है? क्यून। और क्यून कितने होंगे? 4। क्यून कितने होंगे बताओ? 4। 4 कैसे होंगे? 1 2 3 4, हर एक सेट से 1 मिलेगा, तो 4 हो जाएंगे। और टोटल तो 52 है, तो आएगा 1/13। अब आप देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, किसका? पी ए इंटू पी बी का मल्टीप्लाई देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4/169। तो अब आप देख रहे हो कि पी ए इंटू पी बी का जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है तो फिर समझ जाइए क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है, तो फिर ये इवेंट्स जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। पहला पार्ट में इंडिपेंडेंट नहीं है। अब देखिए सेकेंड पार्ट इसी में समझा दें, देखिएगा ये थोड़ा सा बना रहेगा ना तो आप समझते चलोगे, इसलिए इसको साफ नहीं किया है कि इसको अभी हटाया नहीं किया, आप समझ जाओ पहले एक क्वेश्चन, फिर तो हटा ही देंगे। सेकेंड पार्ट में कहा गया ए नंबर, देखो सेकेंड पार्ट में ए की प्रोबेबिलिटी, कार्ड इज ब्लैक, तो ब्लैक कितने बताओ? 26, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई बताओ? 26/52, 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी, बी की, कार्ड इज किंग, कार्ड इज किंग, तो किंग कितने हो जाएंगे? 1 इससे 1 इससे 1 इससे 1 इससे 4 हो जाएंगे। किंग कितने हो जाएंगे बताइए? 4, तो हो जाएगा 4/52, मतलब 1/13। अब इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में हो, ब्लैक भी हो और किंग भी हो। अब बताइए ब्लैक भी हो और किंग भी हो, जो ब्लैक भी हो और किंग भी हो, वैसे किंग कितने हो गए? 1 2 3 4, और ब्लैक कितने हो गए? 26। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए भी हो और बी भी हो, मतलब ब्लैक भी हो और किंग भी हो, ब्लैक भी हो और किंग भी हो, तो 2 कार्ड्स होंगे। इसका जो किंग होगा वो भी ब्लैक होगा, इसका भी जो किंग होगा वो भी ब्लैक होगा। देखो टोटल ब्लैक कितने हो गए? 26, तो ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 26, मतलब 52, 1/2। और बी कार्ड इज किंग, किंग कितने हो गए? 4, 4/52। लेकिन अब ब्लैक किंग, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए भी हो और बी भी हो, ए भी हो और बी भी हो, तो ब्लैक भी हो किंग भी हो, मतलब ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग इससे मिलेगा और इससे मिलेगा, तो ब्लैक किंग, ब्लैक भी हो किंग भी हो, तो एक ब्लैक किंग इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा, तो 2/50, तो आ जाएगा 2/52, तो 1/26। अब देखिए ए और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा। तो ए और बी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1/26 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और पी ए इंटू पी बी। और देखिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/26 है, ये भी 1/26 है, ये भी 1/26 है। तो बताइए ये इंडिपेंडेंट हैं, ये इवेंट्स जो हैं ये कैसी हैं? इंडिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल है? पी ए इंटरसेक्शन बी के। ऐसे थर्ड वाला समझ लीजिए जल्दी से, अब इसको साफ कर देंगे। थर्ड वाला समझ लीजिए जल्दी से, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है
ए की पहले प्रोबेबिलिटी। कार्ड इज स्पेड, तो स्पेड मतलब 13, तो आ जाएगा 13/52, 1/4। बी की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए। कार्ड इज एन एस, एस मतलब इक्का, एस मतलब इक्का, तो कितने होंगे 1 इससे 1 इससे 1 इससे 1 इससे 4 होंगे, तो 4/52, ये हो जाएगा 1/13। अब इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन मतलब जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, ए और बी जो दोनों में कॉमन हो, मतलब स्पेड भी हो एस भी हो, मतलब हुकुम का हो और इक्का भी हो। स्पेड भी हो, स्पेड मतलब समझते हो लिखा है सब, हुकुम भी हो, एस मतलब इक्का भी हो। तो देखो वैसे देखो, हुकुम होने की प्रोबेबिलिटी 13/52, इक्का होने की, इक्का कितने होंगे 1 2 3 4, तो 4/52, टोटल तो 52 है ना। इसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी, तो जो स्पेड भी हो एस भी हो, मतलब हुकुम भी हो इक्का भी हो, मतलब हुकुम का इक्का, स्पेड भी हो एस भी हो, मतलब हुकुम भी हो इक्का भी हो, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, हुकुम का इक्का। तो हुकुम का इक्का केवल एक ही पट्टा होगा, एक ही कार्ड होगा। देखो जो एस भी हो और स्पेड भी हो, स्पेड मतलब हुकुम भी हो और एस वो मतलब इक्का भी हो, मतलब हुकुम का इक्का, तो हुकुम का इक्का एक ही कार्ड होगा, इसी में मिलेगा, हुकुम का इक्का एक कार्ड होगा केवल। तो ये कितना है बताओ 1/52, 1/52। स्पेड भी हो, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए भी हो और बी भी हो, स्पेड भी हो एस भी हो, मतलब हुकुम भी हो इक्का भी हो, मतलब हुकुम का इक्का, और हुकुम का इक्का केवल एक ही कार्ड होगा, हुकुम का इक्का केवल इसी में से एक ही कार्ड होगा, तो 1/52। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 1/52 और ए इंटरसेक्शन बी भी 1/52, तो इंडिपेंडेंट हैं। पीए और पीबी का मल्टीप्लाई आ रहा है 1/52, ये चेक करते हैं ना इंडिपेंडेंट के लिए, और ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी वो भी 1/52, तो ये इंडिपेंडेंट हैं। अब अगर आपको लगा हमने आपके लिए मेहनत की है तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। कमेंट्स आप लोग नहीं करते, थोड़ा सा लगता है कि आप लोग समझ नहीं रहे, देख नहीं रहे, तो कमेंट्स जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें। आने वाले समय में आपको कंपटीशन के वीडियो मिलेंगे।